Alright, let's formally begin with the class today. लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन लिया था, बिल्कुल बेसिक गुफ्तगू की थी फंक्शंस के हवाले से, और डोमेन और रेंज क्या होती है ये डिफरेंशिएट किया था, और रेंज कैसे निकाली जाती है उसे भी देखा था, लेकिन हमने सिर्फ सीखी थी रेंज ऑफ अ लीनियर फंक्शन। तो आज हम बढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की जानिब कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सही है, तो आपके सामने जो है वो नोट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज के लिखे हुए हैं। पहले आप वो नोट्स को कॉपी कर लें, फिर 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे, हर एग्जाम्पल के बाद जो है वो 4-5 लाइंस छोड़ दीजिएगा, ताकि उसमें हम जो है एग्जाम्पल जब कवर करें, हमने 6-7 लाइनें छोड़ दीजिएगा, तो ग्राफ वगैरह भी बनवाऊंगा, तो उसमें जो है वो हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ऐसे समझाता हूँ डिटेल में। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने डिस्कस किया था, डोमेन और रेंज का फर्क। एक्स एक्सिस तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स को हम कहते हैं डोमेन, और तमाम वैल्यूज ऑफ वाई को हम कहते हैं रेंज। वाई की सिंगल वैल्यू को इमेज कहा जाता है, बहुत सारी वैल्यूज को रेंज कहा जाता है। ये बात हमने बहुत तरीके से डिस्कस की थी। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए कुछ स्टेप्स। नंबर 1, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। सबसे पहली चीज, अगर अच्छा लीनियर फंक्शन की रेंज निकालने के लिए खाली डोमेन का इस्तेमाल किया जाता था और कुछ नहीं निकालते थे, सिर्फ डोमेन के हिसाब से निकालते थे। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए
सबसे पहली चीज जो निकालनी है वो क्या है, उसका टर्निंग पॉइंट। फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। अच्छा, टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो हमने डिटेल में क्वाड्रेटिक्स में डिस्कस किया है कि अगर ax² + bx + c = 0 फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है, तो x = -b/2a से हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाता है टर्निंग पॉइंट का, और जब मैं इक्वेशन में वापस डालता हूं तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। और अगर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे भी हमें पढ़ना आता है। तो क्वाड्रेटिक्स की तमाम नॉलेज वो फंक्शंस में इस्तेमाल होगी। क्वाड्रेटिक्स एंड फंक्शंस इंटर रिलेटेड हैं, एक साथ चलते हैं। क्वाड्रेटिक के प्योर सवालात आपने डील कर लिए। अब फंक्शंस के टॉपिक में आप फंक्शंस की नॉलेज भी देखेंगे और कुछ पार्ट्स में क्वाड्रेटिक की नॉलेज भी आपको लगानी होगी। तो क्वाड्रेटिक एंड फंक्शंस एग्रीगेटेड एक साथ बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो ये एक साथ जुड़े हुए हैं। जो प्योर क्वाड्रेटिक्स था वो हटा दिया, अब जो फंक्शंस की नॉलेज है उसमें क्वाड्रेटिक्स की नॉलेज जो है वो शामिल होगी। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हुआ यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा। अभी के लिए आप नहीं जानते कि ये डिफरेंशिएशन क्या चीज है, आपको नहीं पता, तो अभी पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। डिफरेंशिएशन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू टर्निंग पॉइंट निकाला जाता है, लेकिन वो टेक्निक अभी हमें नहीं पता। बस जनरली हमने एक बार डिस्कस कर ली कि भाई डिफरेंशिएशन एक टेक्निक है जिससे टर्निंग पॉइंट निकाला जाता है, लेकिन उस टेक्निक को अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें आता ही नहीं है। तो हम अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे कि अगर ax² + bx + c फॉर्म में है तो x = -b/2a, और अगर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है जो इस तरह नजर आती है ax + b² + c, तो फिर हमें पता है कि x + b = 0 करेंगे तो x आ जाएगा -b, और ये वाली चीज y कोऑर्डिनेट होता है c। तो फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व either using completing the square और डायरेक्टली यूजिंग x = -b/2a वाला फॉर्मूला। सही है ना। और डिफरेंशिएशन अभी हमें आता नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। जैसे हम रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ते थे कि एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन डाल लें, तो भाई डोमेन के बगैर तो रेंज दी नहीं जा सकती। एग्जामिनर जब हमें कोई फंक्शन देता है तो साथ ही साथ उसके डोमेन भी स्पेसिफाई करता है और हमें कहता है कि रेंज निकालो। लिहाजा फंक्शन और डोमेन दिया हुआ होगा, रेंज निकालनी होगी। तो अगर डोमेन हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट भी है, तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा गिवन फंक्शन में। तो सेकेंड स्टेप है सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी, जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। अच्छा, पहले एक नोट है जो अभी हम समझ ही नहीं सकते जब तक कि हम सवालात की तरफ ना आ जाएं। तो हम पहले सवालात शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं, उसके बाद हम इस नोट को भी पढ़ेंगे। एक दफा नोट पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ देता हूं। If the x coordinate of turning point is included in the domain, the y coordinate of turning point will be included in the range. अगर टर्निंग पॉइंट का x डोमेन में शामिल है तो टर्निंग पॉइंट का y रेंज में शामिल होगा। ये बात एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझ आएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसका समझना चाहूं तो मैं एग्जांपल देख लूं कि भाई f(x) = -2x + 5 है, फॉर x इज ग्रेटर देन 2। तो मैंने 2 डाला, मेरा आंसर आया 1। तो मैंने रेंज दी f(x) इज लेस देन 1। देखिए मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, यहाँ इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं था। x ग्रेटर देन 2 है तो f(x) लेस देन 1 है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता तो f(x) लेस देन इक्वल्स टू 1 होता। अगर 2 डोमेन में शामिल होता तो 1 को रेंज में शामिल करता। क्योंकि 2 इक्वल्स टू के साथ नहीं है तो रेंज की वैल्यू y1 जो है, y की वैल्यू 1 जो है वो रेंज का हिस्सा नहीं है। x शामिल है तो y शामिल होगा, क्योंकि ये 1 तो 2 डालने पे आया ना,
x की जिस वैल्यू डालने पर y की जो वैल्यू आई है, अगर x की वो वैल्यू डोमेन में शामिल है तो y की वो वैल्यू रेंज में शामिल होगी, लेकिन अगर x की वो वैल्यू डोमेन का हिस्सा नहीं है तो y की वो वैल्यू रेंज का हिस्सा नहीं बन सकती। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको इस बात से मिला होगा। मजीद बात जो है वो इंशाल्लाह एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अच्छा, सबसे बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज की। और मैंने ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में, तमाम एग्जाम्पल्स में कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में फंक्शन को दिया है, क्योंकि नॉर्मली जब फंक्शन का सवाल आता है तो पहले पार्ट में एग्जामिनर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहता है और उसके बाद रेंज वगैरह निकलवाता है। इनफैक्ट एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की बहुत सारी चीजें उसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के जरिए हासिल होती हैं, लिहाजा कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो कि हमने क्वाड्रेटिक्स में अच्छी तरह से पक्की कर ली। पहला एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 स्क्वायर प्लस 3। रेंज के जो स्टेप्स आपको लिखवाए गए उससे जरा फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में हमें मिला हुआ है इक्वेशन। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब है a इज पॉजिटिव, तो ये मिनिमम पॉइंट है। x-1 इज इक्वल टू 0, 1, 3। मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। अच्छा, सेकंड, सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो अगर हम देखें तो डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनफाइनाइट डोमेन है, उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट। और ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि अगर लीनियर फंक्शन के केस में डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रेंज भी एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में ऐसा केस नहीं है, ऐसा सीन नहीं है। डोमेन अगर अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि रेंज भी y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो अब सुने, जब एक डोमेन इनफाइनाइट हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, तो y की कम से कम वैल्यू क्या है? अच्छा, मिनिमम पॉइंट x, y होता है, कोई भी पॉइंट x, y होता है। डोमेन के लिए x कोऑर्डिनेट देखा जाता है और रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे रेंज देनी है तो मुझे 3 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी? मिनिमम वैल्यू इज 3, और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ y। ये बात आपको जो है वो पहले कम्युनिकेट की जा चुकी है क्वाड्रेटिक्स में। मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, आप सुने, तो अगर मैं रेंज देना चाहूं उसकी तो क्या होगी? एक कर्व है, हैप्पी फेस बनेगा, नीचे आएगा, नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। तो मैं कहूं कि भाई इसकी रेंज क्या होगी? तो मैं एक काम करता हूँ, स्केच बना के बताता हूँ। जब भी किसी फंक्शन की रेंज निकालने में दिक्कत परेशानी महसूस हो तो एक रफ सा स्केच बना लिया करें। अब देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ स्केच। स्केचिंग हमने सीखी है। 1, 3 हमारा मिनिमम पॉइंट है, ऊपर से कर्व आएगा, ऊपर से कर्व आएगा, मिनिमम पॉइंट से गुजरेगा, ऊपर चला जाएगा। और हमारा मिनिमम पॉइंट है, स्केच कोई स्केच के मार्क्स नहीं है, हमें तो रेंज देनी है। एग्जाम्पल जो तमाम दिए मैंने लिखा हुआ नहीं है कि फाइंड द रेंज, लेकिन आप कहीं ऐड कर लें कि वी आर फाइंडिंग द रेंज, राइट? तमाम एग्जाम्पल्स में वी आर फाइंडिंग द रेंज, तो फाइंड द रेंज आप ऐड कर लें कहीं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब x की कोई लिमिट नहीं है, ना नेगेटिव जाने की कोई लिमिट है ना पॉजिटिव जाने की कोई लिमिट है।
लेकिन याद रखें क्वाड्रेटिक फंक्शन में y की हमेशा लिमिट होती है। मैक्सिमम है तो अपर लिमिट होगी, मिनिमम है तो लोअर लिमिट होगी। तब मुझे बताएं, अगर x की वैल्यूज बहुत सारी हैं जो ली जा सकती हैं हॉरिजॉन्टली तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन इज हॉरिजॉन्टल, रेंज इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना लेफ्ट जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन है ना राइट जाने की। लेकिन वर्टिकली अगर आप देखें तो ऊपर कर्व जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं चाहूं तो ऊपर कहां तक, जहां तक भी ले जाना चाहूं कर्व को ले जा सकता हूं। ये देखें, x बढ़ाता जाऊंगा तो भी y बढ़ता जाएगा, x को कम करता जाऊंगा तो भी y बढ़ता जाएगा, क्योंकि शेप ही इस तरह बनता है। लेकिन लोअर लिमिट जरूर है, और वो लोअर लिमिट जो y की है वो क्या है? 3। आप देखें y की वैल्यू सब हो सकती हैं, लेकिन 3 के ऊपर ऊपर हो सकती हैं, 3 के नीचे वाली नहीं हो सकती। तो अगर मैं रेंज दूंगा इस केस में, अगर मैं इस केस में रेंज दूंगा तो रेंज क्या होगी? y की जगह तो हम fx लिखते हैं ना, तो y लिखें या fx लिखें एक बात होती है, लेकिन हम y नहीं लिखते, fx लिखते हैं, क्योंकि सवाल में fx लिखा होता है। तो रेंज होगी fx की टर्म्स में, तो हम कहेंगे fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। देखें आप, क्योंकि y की वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है, ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम के केस में मिनिमम वैल्यू y होगी या उससे ज्यादा। तो रेंज क्या है? 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अच्छा, यहां से एक चीज भी जहन में बिठानी है कि अगर मिनिमम पॉइंट होगा, अगर किसी कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा और हमें रेंज का आंसर देना होगा, तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा ना, वो या तो ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, या ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। और अगर हमारा डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये जो मैंने कहा है ना कि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन होगी या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी, ये तो तमाम डोमेन्स के लिए, चाहे डोमेन कुछ भी हो, इनइक्वालिटी का जो रेंज का आंसर होगा ना वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में होगा, या कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है। बहरहाल डोमेन अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रेंज का आंसर होगा fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू। जो इस एग्जांपल में हमने 3 ली थी कि मिनिमम वैल्यू हमारी 3 है, तो fx इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू। ये हमेशा होगा अगर डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और मिनिमम पॉइंट है तो। सही है ना? अभी हम मजीद एग्जांपल्स देंगे तो हमें बात और क्लियर होगी। इंशाल्लाह तफसील से रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन समझाऊंगा ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। सही है, तो एग्जांपल नंबर 1 में जो चीजें मैंने लिखी है, स्केच बनाया है, वो भी कॉपी कर ले। और जो मैंने टिप्स लिखी है कि अगर मिनिमम पॉइंट होगा तो रेंज में इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, या बाज औकात कंटिन्यूस फॉर्म में भी आंसर होता है कि भाई इनइक्वालिटी ये है और यहां से लेकर यहां तक एक्स का आंसर है, सॉरी एक्स का नहीं एफ एक्स का। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल अगर सिर्फ एक इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटीज होंगी तो इस तरह लिखी जाएंगी या इस तरह लिखी जाएगा। लेकिन अगर एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में आंसर देना होगा मिनिमम के केस में, तो ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इसके अलावा लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता। जैसे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 या एफ एक्स ग्रेटर देन 4 या एफ एक्स ग्रेटर देन 5, अगर इस तरह आंसर देना है तो वो लेसर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि मिनिमम है। और मिनिमम के केस में लोअर लिमिट होती है, उस वैल्यू से नीचे जा ही नहीं सकते। तो लेसर देन कर दूंगा तो उस वैल्यू से नीचे चले जाएंगे, जो कि कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अगर सिंगल इनइक्वालिटी की बात होती है तो मैं लिख देता हूँ वर्ड, सिंगल इनइक्वालिटी अगर है तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मिनिमम के केस में। अगर मल्टीपल है तो इस रेंज को प्रॉपर लोअर लिमिट अपर लिमिट फॉर्म में देंगे, जो कि हम नॉर्मली किसी सवाल में करते हैं, जो हमने लीनियर फंक्शन में भी देखा था।
अच्छा बेटा कॉपी कर लिया होगा यकीनन आपने, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस 5 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, और नेचर भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा नेचर है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और कोऑर्डिनेट्स है -1, 5। और क्योंकि डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो और मैक्सिमम पॉइंट हो, और अगर सिंगल इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर देना है तो एफ एक्स लेस देन या लेस देन इक्वल टू फॉर्म में आंसर देंगे। और अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा डोमेन है तो एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मिनिमम के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, क्यों? क्योंकि कर्व जब आता है तो मिनिमम वैल्यू या उससे ज्यादा, और जब कर्व यूं आता है तो मैक्सिमम वैल्यू या उससे कम। तो मिनिमम के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम के केस में लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने कहा हमारी वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो -1 है, और वैल्यू ऑफ वाई जो है वो 5 है। तो हम कह रहे हैं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं कर्व भी स्केच कर लूं तो -1, 5 इस तरह का शेप आएगा। -1, 5 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा 5 है। 5 है या उससे कम है? 5 है या उससे कम। तो हम रेंज का आंसर क्या देंगे? एफ एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू 5। एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा हम इक्वल्स टू की साइन क्यों लगा रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लिखा था यहाँ पर, तो भी मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया था, और जब यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख रहा हूँ तो भी इक्वल्स टू का साइन लगा रहा हूँ। ये इक्वल्स टू क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो 5 वाली वैल्यू है ये x की किस वैल्यू पे आ रही है? x की वैल्यू -1 पे 5 हासिल हो रहा है। तो क्या -1 डोमेन में शामिल है? क्या -1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर का पार्ट है? सर जाहिर सी बात है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब तो आपने बताया था कि x की तमाम वैल्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, every value that exists is known as a real value, real number. When x belongs to real number, this means x can take any value, any real value. तो -1 भी उन रियल वैल्यूज का पार्ट है। तो क्योंकि ये -1 डोमेन में शामिल है तो 5 को हमने रेंज में शामिल करना है। क्योंकि -1 डोमेन में शामिल है तो 5 हम रेंज में शामिल करेंगे, जो कि नोट ने आपको बताया। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट is included in the domain, the y coordinate of turning point will be included in the range. क्योंकि x कोऑर्डिनेट डोमेन में शामिल है तो y कोऑर्डिनेट को रेंज में शामिल करेंगे। लिहाजा जब डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है तो टर्निंग पॉइंट का x तो शामिल हो ही जाता है। लिहाजा जब भी इनइक्वालिटी देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू। अगर मिनिमम है तो मिनिमम या उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के केस में। और अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम या उससे कम, तो लेस देन इक्वल्स टू आएगा। तो यहाँ आंसर आ गया एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इक्वल्स टू की वजह बता दी, क्योंकि x की वैल्यू डोमेन में शामिल है, लिहाजा y की वैल्यू रेंज में शामिल होगी। यहाँ तक बात मुकम्मल तौर पे समझ आ गई, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज के हवाले से समझाया गया आप लोगों को।
चले आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लें एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ करना है तो फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की जाने। अच्छा बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, फाइंड द रेंज if the domain is 0 till 2, x lies between 0 and 2, and if the domain is minus 2 till 2। अच्छा, नॉर्मली जब एग्जामिनर फंक्शन देता है तो कोई एक डोमेन देता है और हम उसकी रेंज देते हैं। या समझाने के लिए हमने दोनों डोमेन्स आपको दिए हैं और दोनों के अलग अलग रेंज निकाल के हम आपके सामने दिखाएंगे ताकि आपको बात कुछ समझ आ जाए। और ये जो नोट वाली बात है, जो नोट मैंने आपको बताया, कुछ हद तक तो आपको समझ आ गया, कुछ हद तक समझ नहीं भी आया क्योंकि अब तक समझाया नहीं गया, तो कुछ डिटेल में और बातें इस हवाले से मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जब भी आपको कोई मसला होता है किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने में, तो एक तो कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स डाल के ट्रेंड चेक किया करें, दूसरा स्केच की मदद लिया करें। एक रफ सा स्केच बनाएंगे क्योंकि रेंज एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए। अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं सर रेंज नहीं निकल रही, रेंज निकालना सिखाएं। तो कुछ टिप्स है एज अ टीचर जो आप हम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो दी हुई हैं वो डालें, और दो स्टेप्स तो मैंने आपके सामने पेश किए हुए हैं क्वाड्रेटिक के लिए। टर्निंग पॉइंट निकालना है और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन निकाल लें, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट निकाल लें। और फिर क्या है कि अगर आपको इनफाइनाइट डोमेन दिया हुआ है तो फिर आप कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स, नहीं इनफाइनाइट डोमेन के लिए भी मैंने बता दिया क्या करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जो रैंडम फंक्शन है, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन के अलावा है कोई रेसिप्रोकल फंक्शन भी हो सकता है, अभी आपको पता भी नहीं है कि ये फंक्शंस कौन से हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन या कोई फंक्शन है ऐसा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, पहली दफा नजर के सामने आया, तो मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ एक्स डाल के काम करेंगे। हमने प्रॉपर तरीके से समझना है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर समझ लिया है, क्वाड्रेटिक अभी हम समझ रहे हैं, सही है ना। चलें एग्जाम्पल नंबर 3 पे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। fx is equals to x plus 1 square, find the range if the domain is 0 to 2। तो स्टेप कहता है सबसे पहली चीज फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकाल लें अलोंग विद द नेचर। तो टर्निंग पॉइंट का नेचर क्या होगा भाई, क्योंकि ब्रैकेट के पीछे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है, पॉजिटिव 1, हैप्पी फेज, मिनिमम पॉइंट, और कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, -1, और आगे कुछ नहीं लिखा। जब कुछ ना लिखा हो तो y की वैल्यू 0 होती है, तो मिनिमम पॉइंट हो गया -1, 0। और रेंज के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है y की वैल्यू, तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू इज 0। चले अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। पहला स्टेप था फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, वो तो निकाल लिया। सेकंड स्टेप है सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। सेकंड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो आप देख सकते हैं 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 एंडिंग पॉइंट है। तो हम पहले पार्ट ए की बात करते हैं। एफ फंक्शन में सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो करते हैं 0 सब्स्टिट्यूट, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1। फिर 2 सब्स्टिट्यूट करें, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 9। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन डाले तो एंड पॉइंट्स ऑफ रेंज आ गए।
जरूरी नहीं है कि यही एंड पॉइंट्स ऑफ रेंज बने भारत, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन हमने डाल दिए 1 और 9, सही है ना। अच्छा अब सुने, अब लीनियर फंक्शन अगर होता तो हम आंसर क्या देते, एफ एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 9, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में अगर हमारे पास फाइनाइट डोमेन है और हमने एंड पॉइंट्स डालकर y की वैल्यूज निकाल ली हैं, तो y की वैल्यू पहली वाली को y1 कह देता हूं, दूसरी वाली को y2 कह देता हूं, लेकिन रेंज निकालने के लिए सिर्फ y1 और y2 नहीं देखना, बल्कि ये जो मिनिमम वैल्यू है, लेट्स सपोज इसे y3 कह दिया, तो इस मिनिमम वैल्यू यानी कि y3 को भी देखना है, वरना तो फिर ये जो टर्निंग पॉइंट निकालने वाली बात है इसकी कोई रेलेवेंसी ना रहती। लीनियर फंक्शन में तो हम सिर्फ डोमेन के हिसाब से ही निकालते थे रेंज, लेकिन क्वाड्रेटिक में सिर्फ डोमेन को देखते हुए नहीं निकलती, बल्कि टर्निंग पॉइंट को भी देखना पड़ता है। तो अगर हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, फाइंड द रेंज, तो 0 से 2 तक अलग निकलेगी, -2 से 2 तक अलग निकलेगी। सबसे पहले 0 से 2 की बात कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, -1 0, मिनिमम वैल्यू है 0 जिसे हमने कहा y3, बाकी एंड पॉइंट्स है 0 और 2 डाला तो दो आंसर आए, एक 1 और 9, 1 को कह दिया y1, 9 को कह दिया y2। अब रेंज क्या होगी, तो याद रखें क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम 3 वैल्यूज की बेसिस पर रेंज डिसाइड होती है, 2 तो एंड पॉइंट्स जो आए हैं और तीसरी मिनिमम वैल्यू जो y की वैल्यू है। तो एंड पॉइंट्स कौन से हैं, 1 और 9, और मिनिमम वैल्यू क्या है 0। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0, 1 और 9 में सबसे छोटी कौन सी है 0, और सबसे बड़ी कौन सी है 9। लिहाजा इन तीनों में सबसे छोटी लेंगे और सबसे बड़ी लेंगे और रेंज देंगे। लेकिन 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 मिनिमम वैल्यू को सिर्फ उस वक्त कंसिडर करेंगे, ये y3 will only be considered, this y3 is only considered when corresponding value of x lies in the given domain। जो नोट मैंने बड़ा बड़ा लिखा था, नोट डाल के लिखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है सही मानों में, जो अब सही मानों में कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचेगा इंशाल्लाह, कि अगर हमारा डोमेन -2 से 2 तक है, अगर हमारा डोमेन -2 से 2 तक, सॉरी 0 से 2 तक है, माय बैड, मैं 0 से 2 की बात कर रहा हूं, डोमेन अगर 0 से 2 तक है तो y1 1 है और y2 9 है, और y3 जो कि बेसिकली मिनिमम वैल्यू है वो है 0। तो 0 कंसिडर होगा या नहीं होगा, ये 0 कंसिडर होगा या नहीं होगा, इसका दारोमदार होगा इस वैल्यू ऑफ x पे, जो कि इस केस में -1 है। क्या ये -1 जो x की वैल्यू है ये डोमेन में शामिल है, क्या 0 से लेकर 2 तक में -1 लाई करता है, बताएं। डोमेन है 0 till 2 और जो मिनिमम वैल्यू है 0, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x है -1, क्या -1 डोमेन में शामिल है, हमने कहा नहीं, -1 डोमेन का हिस्सा नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। -1 डोमेन का हिस्सा नहीं है। अगर मैं 0 से 2 वाले डोमेन की बात करता हूं, क्योंकि -1 डोमेन में शामिल नहीं है, तो ये 0 है, इसे रेंज में शामिल करना तो दूर की बात, इसे कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, इसे देखना भी नहीं है। मिनिमम वैल्यू तो 0 है, वो नहीं लेंगे, उसे देखना नहीं है, उसे कंसिडर ही नहीं करना। क्यों, क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो x की है वो -1 है और -1 डोमेन में शामिल नहीं है। तो उसूल तो कहता था
कि रेंज निकालने के लिए y1 y2 y3 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी ले, लेकिन क्योंकि y3 को कंसिडर ही नहीं करना, तो अब रेंज निकालने के लिए जिन वैल्यूज पर हमें कनात करनी है, जिन वैल्यूज पर डिपेंड करना है, वो है y1 और y2, लिहाजा y3 को देखना भी नहीं है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्निंग पॉइंट है -1 0 -1 0 x, y, y की वैल्यू 0 है, y3 की वैल्यू 0 है। y3 सिर्फ तब शामिल होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x, जो कि इस केस में -1 है, वो डोमेन का हिस्सा हो। और पार्ट ए में जो डोमेन है वो 0 से लेकर 2 तक है, और 0 से लेकर 2 तक में -1 तो नहीं आता। y3 है मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है y की, उसे y3 कहते हैं। तो क्योंकि -1 डोमेन में शामिल नहीं है, 0 से लेकर 2 तक में -1 शामिल नहीं है, लिहाजा जब रेंज देंगे तो 0 को भी शामिल नहीं करेंगे। तो अब जब रेंज दूंगा fx की, तो मैं कहूंगा fx लाइज बिटवीन 1 and 9। उसूलन 0 को देखना चाहिए था और आंसर 0 से 9 तक देना चाहिए था, लेकिन 0 से 9 तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 0 जिस वैल्यू ऑफ x पे आ रहा था, वो वैल्यू ऑफ x डोमेन का हिस्सा ही नहीं थी। तो हमारी रेंज पार्ट ए में आ गई 1 से लेकर 9 तक। अगर पार्ट बी की बात की जाए, स्टेप्स फॉलो करें। फाइंड द टर्निंग पॉइंट, निकाला हुआ है -1, 0। एंड पॉइंट्स निकालते हैं। f फंक्शन में -2 डालें, तो -2 + 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। f में 2 डालें, आंसर आ जाएगा 9। 1 हो गया y1, 9 वाली वैल्यू हो गई y2, और मिनिमम वैल्यू है y3। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्ट बी में रेंज निकालने के लिए y3 को कंसिडर करेंगे? तो y3 0 है, मिनिमम वैल्यू है। y का जो कॉरेस्पॉन्डिंग x है वो -1 है। क्या -1 इस डोमेन का हिस्सा है? क्या -2 से लेकर 2 तक में -1 शामिल होता है? जी बिल्कुल, -1 जो x की वैल्यू है वो -2 से लेकर 2 तक लाया करती है, क्योंकि डोमेन में x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, जो कि इस केस में -1 है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट का x डोमेन में शामिल है, तो टर्निंग पॉइंट के y को रेंज का हिस्सा बनाएंगे और रेंज निकालने के लिए टर्निंग पॉइंट के y को कंसिडर करेंगे। तो अब y1 y2 के साथ साथ y3 को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि y3 यानी कि मिनिमम वैल्यू का जो कॉरेस्पॉन्डिंग x है वो डोमेन में शामिल है। तो अब रेंज ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 9 नहीं देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 1, 9 and 0 देंगे। तो 1, 9 and 0 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। लिहाजा fx lies between 0 and 9. लिहाजा the range lies between 0 and 9. तो हमारी रेंज होगी 0 till 9। तो मैंने 3 वैल्यूज ऑफ y मैक्सिमम कंसिडर कर होती हैं। तीसरी वैल्यू जो कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, वो उस वक्त शामिल होगी जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x डोमेन का हिस्सा है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग x डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को रेंज निकालने के लिए कंसिडर नहीं करना। अब नोट समझ आ गया होगा। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द डोमेन, the y coordinate of turning point will be included in the range। यहाँ बात मैंने एक एस्पेक्ट मुकम्मल कर लिया और कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया जो देना चाह रहा था। क्या यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई है? एक्नॉलेजमेंट भी दे दें चैट बॉक्स में,
और कॉपी भी कर लें जो कॉपी किया है, ताकि आगे बढ़ जाए। एक और एग्जाम्पल की जानिब। चलें आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की जानिब। थर्ड एग्जाम्पल तो इनफैक्ट हमने कर लिया, फोर्थ एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहले एक फंक्शन है f(x) is equals to -2 2x minus 1 square plus 4. Find the range in each of the following cases. Find the range if our domain is x belongs to real number, x greater than 0 है। चार डोमेन्स दिए, समझाने के लिए चार मुख्तलिफ डोमेन्स दिए ताकि चार मुख्तलिफ रेंजेस निकाली जा सकें। तो अगर हम स्टेप्स फॉलो करें जो अब तक हमने सीखे हैं, वो क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए टर्निंग पॉइंट निकालना होता है और एंड पॉइंट्स निकालने होते हैं। इफ एनी, अगर एंड पॉइंट्स है ही नहीं तो कहां से निकालेंगे भाई? तो एंड पॉइंट्स का होना जरूरी है ही नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। एक और एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि बात एग्जाम बिल्कुल रीइंफोर्स हो जाए, भेजे में घुस जाए। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है? सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? जब रेंज निकालनी हो ना, स्केच बना लें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रेंज 1 या 2 मार्क के लिए आती है, लेकिन भाई कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हमारी हमेशा फोकस हमारा यही होता है कि हर मार्क हमें लेना है, तो हर मार्क इंपॉर्टेंट है। लिहाजा रेंज निकालने के लिए एक रफ सा स्केच आपकी रेंज को अगर सही कर देता है, तो ऐसे स्केच बनाने में कोई मसला नहीं है। वैसे तो स्टेप्स फॉलो करके भी काम हो जाएगा, लेकिन अक्सर देखा ये गया कि बच्चों का दिमाग काम नहीं करता और वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते। लिहाजा हमारी रिकमेंडेशन कहती है कि आप स्केच बनाएं। तो सबसे पहले हमने टर्निंग पॉइंट निकाल लेना है। -2 2x minus 1 square plus 4। तो टर्निंग पॉइंट क्या है भाई? टर्निंग पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट। नेचर मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स है 2x minus 1 is equals to 0, x आ गया हाफ और y की वैल्यू आ गई 4। तो 1/2 4, सही है ना? 1/2 4। तो मैंने कहा लेट सपोज ये 1 है, यहां मैंने कर दिया हाफ। 1 2 3 4। ये स्केच मैं थोड़ा सा एक्यूरेटली बना रहा हूं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है एक्यूरेसी से बनाने की, रफ स्केच ही बनाना है। 1/2 4। अच्छा, y इंटरसेप्ट अगर होता तो क्या होता? 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 होता। सही है भाई। अच्छा, अब हमने कर्व बनाना है। हमारा कर्व जो है वो बनेगा और यहां से कर्व आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहां से कर्व बनाना है और इस तरह का कर्व बन जाएगा। सही है ना? एक रफ सा मैंने स्केच बना दिया जिसमें हमारा मैक्सिमम पॉइंट जो है वो है 1/2 4। चलें स्टार्ट लेते हैं। अगर हमारा डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रेंज क्या होगी? तो पूरा का पूरा कर्व कंसिडर होगा। तो पूरे कर्व में रेंज क्या होगी? ये सिखाया कि मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, क्या आंसर होगा? सिखाया ये गया f(x) is lesser than equals to maximum value। तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा f(x) is less than or equals to 4, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 है और मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम वैल्यू या उससे कम।
तो आंसर आ गया एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4। सही है, पहला आंसर बड़ा सिंपल था। अच्छा पार्ट बी, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो स्टेप्स कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट निकालें, वो निकाला हुआ है। एंड पॉइंट निकालें। अच्छा एक्स ग्रेटर देन 0 अगर आप देखें तो ये इनफाइनाइट डोमेन है, लेकिन फिर भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो भी दिया हुआ है उसे डालें जरूर। तो मैंने कहा एफ में 0 डाल देते हैं। फाइनाइट डोमेन में तो डालते हैं ना लोअर वैल्यू अपर वैल्यू दोनों, लेकिन जब इनफाइनाइट डोमेन इस तरह दिया हुआ है कि एक्स की एक वैल्यू स्पेसिफाइड है, स्टार्टिंग पॉइंट है, अच्छा ग्रेटर देन 0 है तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। अगर एक्स लेस देन 0 होता, अगर एक्स लेस देन 0 होता, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स लेसर देन 0 होता तो हमारा 0 एंडिंग पॉइंट होता। 0 से पहले पहले 0 सबसे आखिरी वैल्यू होती है, उससे पहले वाली सारी वैल्यूज होती। तो अगर डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो 0 पे देखें क्या आता है। तो ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है, एफ पे 0 जरूर निकालते। एफ में 0 डाला, 0 डाले जरा, तो -2, 0 2 इंटू 0 0 होता है, 0 - 1 स्क्वायर प्लस 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। 1 इंटू -2 इज -2 एंड -2 प्लस 4 इज 2। तो एफ में 0 डालने पे आंसर आ रहा है 2। एफ में 0 डालने पे आंसर आ रहा है 2। अब देखें स्केच में ये चीज शामिल कर लें, मैंने पहले ही दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था, तो मैंने पहले ही 0 पे 2 निकाला हुआ है। अब देखें जब आपका डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब आपका डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो रेंज क्या होगी। अब अगर आप ऐसे सोचते तो आपको समझ ना आता, तो आपने कर लिया स्केच। अब स्केच के हिसाब से देखें, आपका डोमेन जो है वो 0 के बाद वाला है, इसका मतलब ये डोमेन से ये पहला हिस्सा जो x 0 से पहले वाला है वो किसी काम का नहीं है। कर्व का ये वाला हिस्सा काम का है और ये वाला हिस्सा काम का है, और अब x बढ़ता चला जाएगा और y कम होता चला जाएगा। तो अब अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो रेंज क्या होगी। तो मैं ये जो मैंने कर्व पे कार्रवाई की है इसे मैं हटा रहा हूं ताकि हम आगे के सवालात में कर सकें काम। अच्छा तो अब मैं कह रहा था, तो अगर हम देखें कर्व को 0 के बाद वाला हिस्सा देखें तो आपको क्या समझ आता है, क्या रेंज होगी। अगर डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, डोमेन 0 के बाद है, तो ये डोमेन है हमारा, ये बोल्ड जो मैं कर रहा हूँ, ये ब्लैक में जो कर रहा हूँ, ये पूरा डोमेन है। तो जब डोमेन ये है तो कर्व का हिस्सा यहाँ से और यहाँ से ये वाला हिस्सा काउंट होगा। तो इन हिस्सों में देखते हुए आपको रेंज क्या समझ आती है। तो आप कहेंगे भाई वैल्यू ऑफ y 2 थी, बढ़ती बढ़ती 4 तक पहुंची, फिर 4 से जो कम होना शुरू हुई तो कोई लोअर लिमिट ही नहीं है, x बढ़ता चला जाएगा y कम होता चला जाएगा, लिहाजा कोई लोअर लिमिट नहीं है, हालांकि अपर लिमिट है। देखिए डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर मैं रेंज देना चाहूंगा तो रेंज क्या होगी आप बताएं। y की वैल्यूज देखा करें, रेंज के लिए वर्टिकल एक्सिस देखा करें। कर्व में वर्टिकल मूवमेंट कितनी है, 2 से 4 तक गई, फिर 4 से नीचे नीचे नीचे, इसका मतलब मैक्सिमम 4 है और 4 से नीचे तमाम वैल्यूज ऑफ y जो है वो कर्व ले सकता है। तो रेंज क्या होगी, तो भाई रेंज यहाँ भी एफ एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 4 ही होगी। यहाँ भी एफ एक्स जो रेंज है वो है लेस देन इक्वल टू 4, जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में थी। तो ऐसा कोई फर्ज नहीं है कि दो पॉसिबल डोमेन में सेम रेंज नहीं हो सकती, हो सकती है। तो x इज ग्रेटर देन 0 था, लेकिन जो वर्टिकल मूवमेंट मैंने देखी 0 के बाद, वो जो शुरू हो रही थी 2 से 4 तक जा रही थी और फिर वापस नीचे आने की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। तो मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 4 है। अच्छा अब यहाँ इक्वल्स टू लगाने से पहले थोड़ी एहतियात, एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या इस 4 को शामिल करना है। तो उसके लिए सवाल का जवाब लेने के लिए ये देखें
या 1/2 जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स है, क्या वो डोमेन का हिस्सा है? क्या ये एक्स ग्रेटर देन 0 में शामिल है? हमने कहा इट लाइज इन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 का हिस्सा है, क्योंकि ये 1/2 एक्स इज ग्रेटर देन 0 का हिस्सा है, लिहाजा y को हमने कंसिडर किया। और स्केच तो हमें वाजे बता रहा था कि y कंसिडर हो रहा है, लेकिन अगर बगैर स्केच के करते तो हमें ये सब सोचना पड़ता, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप स्केच कर लिया करें रफ सा, ताकि बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने आ जाए। बगैर स्केच के रेंज मत दिया करें, गलत देने से पहले, गलत देने से बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत करके हल्का सा स्केच बना लिया जाए। अच्छा, पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। डोमेन है -2 से लेकर 1 तक, चले डालते हैं। इस डोमेन पे तो हमने कंसिडर किया ना फाइन एंड पॉइंट्स, तो एफ में -2 डालें, तो -2 डाल के देखते हैं। -2 ऑलरेडी लिखा था, 2 इंटू -2 इज -4, -1 स्क्वायर प्लस 4, तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू -2 इज -50 एंड -50 प्लस 4 इज -46। अच्छा, एफ में 1 डालते हैं, तो -2, 2 इंटू 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 4, 1 स्क्वायर इंटू -2 प्लस 4 आ गया 2। अच्छा, -46 से y1, 2 जो है वो y2 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये y3 जो टर्निंग पॉइंट का y है, क्या ये कंसिडर होगा या नहीं? बगैर स्केच के अगर हम देखें इसे, तो हमने कहा क्या y3 कंसिडर होगा, हाँ या नहीं? कंसिडर होगा। y3 कंसिडर इसलिए होगा क्योंकि y3 का जो कोरस्पॉन्डिंग x है 1/2, वो इस डोमेन का हिस्सा है। आप देखें, ये 1/2 जो है, इट लाइज बिटवीन -2 एंड 1, इट लाइज इन -2 till 1। ये 1/2 जो है, -2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और 1 यहाँ है। आप देखें, -2 से लेकर 1 के दरमियान, -2 से 1 के दरमियान 1/2 लाई करता है, लिहाजा y3 को कंसिडर करेंगे, तो y1 भी कंसिडर होगी, y2 भी कंसिडर होगी, y3 भी कंसिडर होगी। तो y1, y2, y3 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -46। और सबसे बड़ी कौन सी है? 4। लिहाजा हमारा f(x) का आंसर होगा f(x) लाइज बिटवीन -46 एंड 4। अगर मैं बगैर स्केच के करता तो मैं यही करता, -46, 2 और 4 में सबसे छोटी -46 है, सबसे बड़ी 4 है। मैक्सिमम वैल्यू इसलिए कंसिडर हुई क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स डोमेन का हिस्सा था। अगर लेट सपोज 1/2 डोमेन का हिस्सा नहीं होता, टर्निंग पॉइंट का एक्स जो 1/2 है वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता, तो रेंज के लिए हम 4 को नहीं कंसिडर करते और आंसर देते -46 से लेकर 2 तक। लेकिन यहाँ हमने y को कंसिडर किया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स डोमेन का हिस्सा था। अब इसे स्केच से भी समझ लेते हैं। अब देखिए, कर्व नीचे आ रहा है, 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 नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है। -2 पे जब पहुंचे ना, तो हमारी y की वैल्यू आ रही है -46। अब देखिएगा जो मैं कर रहा हूँ, डोमेन -2 से शुरू होके 1 पे खत्म हो रहा है, जो मैंने रेड मार्किंग की हुई है। तो इसका मतलब मेरा कर्व जो कंसिडर होगा वो कहां से कहां तक होगा? अच्छा, 1 पे आंसर आ रहा था 2, तो 1 पे देख लीजिएगा। कर्व ऑफ कोर्स एक्यूरेट नहीं है तो पिक्चर समझ नहीं आ रही होगी। 1 पे 2 आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 1 पे आंसर। इसका मतलब मेरा जो कर्व का हिस्सा कंसिडर होगा वो -2 से लेकर 1 तक होगा। मतलब ये रेड जो मैं कर रहा हूँ वो कंसिडर होगा, ये कंसिडर होगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इस जो पूरा कंसिडर हुआ जो रेड कर दिया, उसमें आप मुझे बताएं सबसे छोटी वैल्यू क्या है? कर्व का जो हिस्सा -2 से 1 तक है वो -46 से शुरू हुआ, बढ़ता बढ़ता 2 और 4 तक पहुंचा,
4 तक पहुंचा, कम होते होते वापस 2 तक आ गया। तो अगर आप इस दौरान इस कर्व में सबसे मूवमेंट देखें, वर्टिकल मूवमेंट, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? आप कहेंगे सबसे छोटी -46 है और सबसे बड़ी वैल्यू है 4। इसका मतलब y वैल्यू लाई करती है बिटवीन -46 टू 4। तो स्केच से भी हम जो है वो ये बात साबित कर सकते थे, स्केच से भी ये चीज हम देख सकते थे। तो यहां हमारा जो आंसर होगा वो -46 से 4 होगा, जो मैंने पहले ही लिख दिया। अच्छा, डोमेन मेरा है x इज ग्रेटर देन हाफ। डोमेन है x इज ग्रेटर देन हाफ। सही है। तो इसका मतलब कहां से शुरू होगा स्केच में? अगर आप देखें तो डोमेन शुरू होगा यहां से, हाफ से, और इसके बाद वाला। इस डोमेन में भी अगर आप देखें तो क्या सिनेरियो बन रहा है? टर्निंग पॉइंट के बाद डोमेन शुरू हो रहा है, 1/2 के बाद। तो रेंज क्या होगी? मतलब 1/2 के बाद ये इनफाइनाइट डोमेन है। अगर आप देखें तो x बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है 1/2 के बाद, तो y कम होता चला जाएगा। तो y कम तो हो रहा है, लेकिन 1/2 पे x क्या था? 4 था। x कम होता जा रहा है, सॉरी, x बढ़ता जा रहा है 1/2, x इज ग्रेटर देन हाफ। x बढ़ता जा रहा है तो y कम होता जा रहा है, लेकिन 1/2 पे वैल्यू थी 4। तो मैं आंसर क्या दूंगा? एफ एक्स इज लेसर देन 4, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम 4 है। 4 है या 4 से कम है y की वैल्यू। लेकिन मैंने इक्वल टू 4 क्यों नहीं लिखा? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 क्यों नहीं लिखा? लेस देन 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 4 आया है ये x की किस वैल्यू पे आया है? ये टर्निंग पॉइंट भी तो है ना 1/2, 4। क्या 1/2 डोमेन में शामिल है? तो आप देखें क्या यहाँ इक्वल टू का साइन है? तो डोमेन में क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 1/2 पे 4 आया, लेकिन 1/2 डोमेन में इक्वल टू के साइन के साथ है ही नहीं। तो 1/2 तो नजर आ रहा है डोमेन में, तो 4 यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रेंज में तो दिखेगी, लेकिन इक्वल टू के साथ शामिल नहीं होगी। अगर 1/2 डोमेन में नहीं होता तो 4 को देखते भी नहीं, लेकिन 1/2 क्योंकि डोमेन में शामिल तो है, मतलब डोमेन में 1/2 नजर तो आ रहा है, तो रेंज में 4 नजर आना चाहिए। लेकिन क्योंकि 1/2 इक्वल टू के साथ शामिल नहीं है, तो 4 को भी इक्वल टू के साथ शामिल नहीं करेंगे। एक तो पॉसिबल केस वो है ना जिसमें कंसिडर भी नहीं करते 4 को, वो तो तब जब डोमेन में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट ना शामिल हो। लेकिन यहाँ टर्निंग पॉइंट ऑफ एक्स जो है, जो 1/2 है, वो डोमेन में इक्वल टू के साथ नहीं है, लेकिन नजर तो आ रहा है। तो रेंज जो है उसमें 4 नजर आएगा, लेकिन इक्वल टू के साथ नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा एफ एक्स इज लेसर देन 4। चीजें समझने के लिए स्केच का मदद लेना जरूरी है, वरना आप घूम जाएंगे, चक्कर खा जाएंगे। इसलिए प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट टेक्निकल है इसलिए डिटेल में बता रहा हूं। अच्छा, फिर x लेसर देन 0 अगर डोमेन होता x इज लेसर देन 0, इसका मतलब डोमेन जो शुरू होता 0 से, तो बस कम होता चला जाता, कम होता चला जाता, ये सारा डोमेन है और चलता जाएगा। जब डोमेन x इज लेसर देन 0 है, तो उस दौरान कर्व कहां से कहां तक मूव कर रहा है? आप देखें, 0 पे 2 था, कमी आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई और कम होता चला गया। तो कर्व के नीचे आने की तो कोई लिमिट है ही नहीं, क्योंकि x 0 से कम होता चला जा रहा है, y नीचे आता जा रहा है। कर्व को देखते हुए रेंज क्या देंगे आप? जो मैंने ब्लैक कर दिया हिस्सा, इसको देखते हुए आप रेंज क्या देंगे? 0 पे आ रहा था 2 और डोमेन है x लेस देन 0। तो इस कर्व को देखते हुए अगर आप देखें, जब डोमेन x लेस देन 0 है, तो y की वैल्यूज, y की मूवमेंट कहां से कहां तक है? क्या रेंज दूंगा मैं? पार्टिसिपेशन।
आंसर होगा fx इज लेसर देन 2। आप देखें, अगर x की वैल्यू 0 से कम हो रही है तो y की वैल्यू 2 से शुरू होकर कम होती चली जा रही है। लोअर लिमिट कोई नहीं है, कम होने की कोई लिमिट नहीं है। डोमेन इनफाइनाइट है, रेंज भी इनफाइनाइट होगी, लेकिन एक अपर लिमिट होगी और वो इस केस में होगी 2। अच्छा 4 क्यों नहीं है? मैक्सिमम वैल्यू जो 4 थी वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो डोमेन है x लेस देन 0, इसमें x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट लाई नहीं करता। x इज इक्वल टू हाफ जो टर्निंग पॉइंट का x है डजंट लाई, x इक्वल टू हाफ डज नॉट लाई इन दिस डोमेन। लिहाजा टर्निंग पॉइंट का x डोमेन में शामिल नहीं है, टर्निंग पॉइंट के y को रेंज में शामिल भी नहीं करेंगे, इनफैक्ट कंसिडर ही नहीं करना, देखना भी नहीं है। तो देखिए मैंने 0 पे 2 लाया, लेकिन मैंने इस 4 को देखा भी नहीं, बस मैं 0 पे जो 2 लाया उसी की बेसिस पे मैंने रेंज दे दी। तो हमारा आंसर हो गया fx इज लेसर देन 2। और क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 होता ना तो फिर मैं इक्वल टू 2 लिखता, क्योंकि 2 जो है वो 0 डालने पे आया, क्योंकि 0 जो है इक्वल टू के साथ शामिल नहीं है तो 2 भी इक्वल टू के साथ नहीं होगा, और fx का आंसर आ जाएगा लेसर देन 2। लिहाजा मैंने एक फंक्शन दिया, उसके 5 पॉसिबल डोमेन्स दिए, जिसके थ्रू हमने रेंज को मजीद तरीके से बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश की। एक बुनियादी बात याद रखें, टर्निंग पॉइंट एंड पॉइंट्स निकालने के साथ साथ स्केच बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। अगर आप रेंज सही तरह निकालना चाहते हैं तो अपनी आदत बना लें कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने को आएगी एग्जाम में, आप छोटा सा रफ सा स्केच बनाएंगे अपने लिए, एग्जामिनर के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकें और स्केच बना के आंसर देंगे। क्या बात यहाँ तक समझ आ गई सबको? जो समझाने की कोशिश मैंने की वो आपको समझ आ गई ये बात? कॉपी कर लें, पूरा कॉपी हो गया, जितना लिखा हुआ है सब कॉपी कर लिया? फिर अल्लाह के फजल से हमने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन प्रॉपर तरीके से हमने कवर कर लिया है। मैंने अच्छी तरह डिटेल में हर बात समझाई है, जितना कुछ आज पढ़ाया गया डिटेल में प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन की नॉलेज को इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।